हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी बेटा जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे, तो एक्चुअल में क्या है कि मेरे पास इसमें काफ़ी वीडियोज इकट्ठी हो गई थी। इसके कारण से स्पेस नहीं रहा, उसके कारण से वो वीडियो वहीं पर समाप्त हो गई थी। तो आइए हम इस वीडियो के अंतर्गत आगे के प्रश्नों को क्लियर करते हैं। तो देखो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अभी आपके सामने एक प्रश्न रखा था। उस प्रश्न को पुनः आपके सामने लिख रहा हूँ कि बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर होता है। बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर होता है, अब आपको इस प्रश्न के विषय में जानना है। तो देखो बेटा, आपको पता है कि बच्चे की मुस्कान अर्थात आप भी छोटे छोटे 10th क्लास के बच्चे ही हो, और बड़े व्यक्ति की मुस्कान, जो व्यक्ति समझदार हो जाता है, इस सांसारिक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उस व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। यहाँ पर हमसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो आपको तो आपको क्या उत्तर देना है कि जो छोटा बच्चा होता है, उसकी जो मुस्कान होती है वह निस्वार्थ होती है। सबसे पहले आप क्या बताओगे, उसकी मुस्कान कैसी होती है बेटाओ? निस्वार्थ होती है, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है, अर्थात उसकी मुस्कान निस्वार्थ कही जाती है। उसके बाद हम बात करें तो उसकी मुस्कान में कोई छल नहीं होता है, वह निश्छल होती है। किसकी? छोटे बच्चे की मुस्कान, उसमें किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है और वह निश्चल होती है। और उसकी मुस्कान सहज होती है, वह बनावटी मुस्कान नहीं मुस्कुराता है। छोटा बच्चे की जो मुस्कान होती है वह कैसी होती है? सहज, अर्थात नेचुरल, स्वाभाविक, किसी प्रकार का बनावटीपन उसमें नहीं दिखता है। अब हम बात करें बड़े व्यक्ति की मुस्कान में, जबकि बड़ों की मुस्कान कैसी होती है बेटा? बनावटी होती है, वह दिखावे के लिए हंसते हैं, वास्तविक मुस्कान नहीं होती है बच्चों की सी उनकी। उसमें स्वार्थ भी छिपा रहता है। उस बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या छिपा रहता है? स्वार्थ भी छिपा रहता है, तथा उसके अंदर सहजता भी, अर्थात सरलता भी नहीं पाई जाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं छोटे बच्चे की मुस्कान में और बड़े बच्चे की मुस्कान में काफ़ी अंतर होता है। बड़ा व्यक्ति बनावटी हंसी हंसता है, स्वार्थी हंसी हंसता है, सहजता उसके अंदर नहीं पाई जाती। जबकि छोटे बच्चे की मुस्कान कैसी होती है? स्वाभाविक होती है, निस्वार्थ होती है और सहज होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर भी जान लिया है। आइए अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं बेटाओ। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को, मैं आपके सामने लिख देता हूँ प्रश्न को, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? यस, आपके सामने मैंने प्रश्न लिखा है। यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है शब्द के अंतर्गत। क्या मिस्टेक हुई है बेटाओ? कि जो कवि लिखा हुआ है यहाँ पे, कवि, इस कवि को आपको करना है कवि। क्या करना है? कवि, ये वाला। यस, इसको कवि करना है बेटा। कवि, ये भी नहीं भी गलत हो गया, आपको लिखना है यहाँ पर कवि ने, कवि ने करना है। ओके, अब देखिए बेटाओ, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंदुओं, ये बिंदुओं नहीं है बेटाओ, बिंब है ये, किन किन बिंबों, किन किन बिंबों, बिंबों का अर्थ होता है बेटाओ प्रतीकों, प्रतीक। जैसे बिंब बनते हैं ना हमारे मन में। अभी मैंने बोला आपसे भैंस, तो आपके मन में भैंस का चित्र बन गया। मैंने बोला गाय, तो गाय का चित्र बन गया। तो आपके मन में जो चित्र बने हैं यही क्या कहलाते हैं बेटाओ? हिंदी में बिंब कहलाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। अब उन्होंने कौन कौन से बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है आपने देखा है। एक तो उसने बताया था कि झोंपड़ी का कमल कहा बच्चे को, इस बिंब का प्रयोग किया है, झोंपड़ी का कमल कह करके। एक मृतक में भी जान डाल देने वाली मुस्कान बताया उसको, मृतक में भी क्या डाल देने वाली? जान डाल देने वाली मुस्कान बताया है। एक का है कि पत्थर जैसे हृदय को भी पिघला करके पानी बना देता है, इस प्रकार के बिंब का प्रयोग किया है। एक आपको पता है बड़ा ही सुंदर, जो स्टार्टिंग मैंने समझाया था आपको, कि बबूल और बांस के वृक्ष होते हैं, बबूल और बांस के वृक्ष होते हैं, उनसे भी क्या जड़ने लग जाते हैं? शेफालिका के फूल जड़ने लग जाते हैं। किससे? उस बालक की मुस्कान से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को निम्न बिंबों से व्यक्त किया है: झोपड़ी में खिल रहे कमल से, पत्थर के पाषाण हृदय वाले व्यक्ति को भी पानी की तरह पिघला देने वाले बिंब से, मृतक में भी जान डाल देने वाली बात से, और बांस और बबूल से शेफालिका के फूल करने वाली बिंबों के माध्यम से कवि ने इस पाठ के अंतर्गत बच्चे की मुस्कान को व्यक्त किया है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर आप लोगों का बेटा नया प्रश्न बनता है इससे संबंधित,
लोग नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करें तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। नंबर 2, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। ये देखिए बेटाओ, आपको दिख रहा होगा, भाव स्पष्ट कीजिए, मतलब आपको भाव बताना है। सबसे पहले तो है छोड़कर तालाब, यहाँ पर क्या है पहला तो छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे, ये खिल है बेटाओ, खिल रहे जलजात, जलजात का मतलब क्या होता है, कमल। नंबर 2 क्या बताया, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब इन दोनों का आपको अर्थ लिखना है भावात्मक रूप से, ये आपको स्वयं हल करने हैं। इन दोनों को मैं कई बार समझा चुका हूँ, आपको अर्थ कराते हुए भी समझा चुका था बेटा। तो आपको अगर तकलीफ़ आती है तो आप मुझे लिख करके भेज सकते हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ़ इस प्रश्न को करने में आएगी। तो आप लोगों को जो प्रश्न स्वयं कर सकते हो, मैं उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने ये कह करके छोड़ता हूँ कि आप लोग इन प्रश्नों के हल स्वयं लिखें। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं बेटाओ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जो कि एक निबंधात्मक रूप में माना जाता है, तो आप लोग लिखिए उस प्रश्न को, मैं आपके सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। देखो यहाँ पर कितना सुंदर प्रश्न पूछा है कि जो मुस्कान है और क्रोध है, यह भिन्न भिन्न भाव है, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। तो आप जानते हो मुस्कान और क्रोध दोनों ही अलग अलग है। अब इनकी उपस्थिति जब होती है तो उस समय क्या प्रभाव पड़ता है, वातावरण कैसे भिन्न भिन्न दिखाई देता है। तो आप लोग क्या लिखोगे इसमें कि मुस्कान और क्रोध दोनों ही एक दूसरे से विपरीत है। मुस्कान मन की आंतरिक प्रसन्नता को प्रकट करने वाला होता है, इसमें स्वयं ही नहीं सामने वाला भी प्रसन्न हो जाता है। आपको पता है, आप किसी के सामने मुस्कुराओगे तो आप तो प्रसन्न होंगे, लेकिन सामने वाला भी खुश हो जाएगा कि इस बच्चे ने अपनी जो मुस्कान से मुझे प्रभावित किया है, ये मुस्कान कितनी सुंदर है। लेकिन जब मन में क्रोध पैदा होता है तो हमारा मन भी चिड़चिड़ा हो जाता है, हमारा मन भी अप्रसन्न हो जाता है, और हमारे इस चेहरे को देख करके सामने वाला व्यक्ति भी झल्ला उठता है, उसके मन में भी क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है, इनकी उपस्थिति में जो वातावरण तैयार होता है वह भी भिन्नता का चित्रण बताता है। तो इस तरीके से अभी मैंने आपको ये प्रश्न समझाया है। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए बेटाओ, बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं आपसे, आप लोगों को समझना भी है, हल भी करना है इसको। दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क से उत्तर दीजिए। देखो ये प्रश्न आपको सेल्फ करना है कि आप लोग किसी छोटे बालक की मुस्कान को देखेंगे तो आप उसकी उम्र का अनुमान लगाइए। क्या अनुमान लगाओगे आप कि यह बालक 4 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, और आप लोग क्या करोगे, फिर उसका अनुमान लगा करके मन ही मन में उत्तर बनाओगे कि यह बालक की मुस्कान हमारे हृदय के सामने जब भी उमड़ती है तो हमारा हृदय प्रसन्न हो जाता है। आप जानते हो, आप कितने ही क्रोध में हो, लेकिन जब छोटा बच्चा आपके सामने मुस्कुराता है तो आप चाहे झूठ ही सही, लेकिन एक बार मुस्कुरा तो उसके सामने देते ही हो। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर भी समझ लिया है। आगे हम बात करें 7वें प्रश्न की, तो बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र इस पाठ में उपस्थित हुआ है, आप लोगों को करना है ये प्रश्न, क्योंकि इसमें अपने शब्दों में पूछ रहा है कि बच्चे का जो कवि की मुलाकात के साथ जो शब्द चित्र दिखाई दिया है उसे अपने शब्दों में लिखो। आपने देखा था कि जो छोटा बच्चा है जब उसके पिता से मिलता है तो वह तो उसको एक साथ लगातार देखता रहता है, लेकिन पिता कहता है कि मैं तो तेरे लिए अन्य हूँ, तू तो मुझे जानता ही नहीं है। तो वो जो चित्र आपके सामने दिखाई दिया था उसे आप अपने शब्दों में लिखोगे। अब इस तरीके से बेटाओ हम लोगों ने दंतुरित मुस्कान से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों पर चर्चा कर ली। अब इसी का आपको पता है दूसरा एक पार्ट था, उस कविता का नाम था फसल। क्या नाम था बेटाओ? फसल। तो फसल कविता के विषय में जानते हैं। आइए पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कवि के अनुसार फसल क्या है? तो आपको सभी को पता है इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बड़े ही सुंदर तरीके से समझाने का प्रयास किया था कि कवि के अनुसार फसल क्या है। फसल पानी, मिट्टी, सूरज की किरणों, हवा की थिरकन और मानव के परिश्रम का मिला जुला संयोग है। इनके साथ ही इसमें सभी नदियों के जल का क्या समाया हुआ है?
जादू समाया हुआ है। सभी प्रकार की मिट्टियों के क्या है, गुणधर्म है। सूरज की धूप भी है तो हवा की थिरकन भी है, और हजारों लाखों करोड़ों मनुष्यों के हाथों का स्पर्श भी है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फसल के निर्माण में प्रकृति की हर चीज़ पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। चाहे आप पानी के विषय में जान लीजिए, चाहे मिट्टी के विषय में जान लीजिए, चाहे सूर्य की धूप के विषय में जान लीजिए, चाहे आप हवा की थिरकन के विषय में जान लीजिए, चाहे मनुष्य जो कि लाखों करोड़ों की संख्या में फसल को तैयार करते हैं। तो आप लोगों ने इस प्रश्न को भी समझ लिया है। नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। यस, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? देखो बेटा, अभी हमने जो ऊपर प्रश्न हल किया है उस प्रश्न के उत्तर को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से दे सकोगे। कविता में फसल को बचाने के लिए, कविता में फसल को बचाने जो लिखा हुआ है, ये बचाने नहीं है बेटा, ये है उपजाने। क्या है ये? उपजाने। उपजाने, उपजाने के लिए फसल, कविता में फसल को उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। तो वे कौन कौन से हैं बताइए आप सबको पता है, नदियों के पानी का जादू है, मिट्टी का गुणधर्म है, सूरज की किरणें हैं, मंद मंद हवा है, तथा मानव का परिश्रम है। तो आप इन सभी तत्वों को इसमें लिख सकते हो, जो कि हम लोगों ने भी पिछले प्रश्न में भी इन्हीं तत्वों को समझा था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो देखो बेटा, यह प्रश्न में बड़ा ही सुंदर है, एक बार लिखता हूँ मैं, फिर आप इसको समझिए। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? यस, सबको दिख रहा है प्रश्न? फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो आप सभी को पता है, इसके अंदर कवि व्यक्त करना चाहता है कि करोड़ों हाथों के स्पर्श से ही फसल का निर्माण होता है। करोड़ों हाथों का स्पर्श होता है तभी तो फसल का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। फसल उगाने में मानव के हाथों का जो श्रम है वह लगा होता है। किसान मजदूर अपने हाथों से श्रम करके ही फसल को क्या करते हैं, उगाते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, और फिर फसल तैयार हो जाती है। फसल का फूलना फलना भी किसानों की श्रम की क्या है, महिमा है, जिसके कारण फसलें बढ़ करके क्या हो जाती है बेटा, तैयार हो जाती है। तो आपको केवल वही लाइन याद रखनी जो मैंने आपको स्टार्टिंग पढ़ाई थी, कौन सी, कि हाथों के स्पर्श अर्थात लाखों करोड़ों किसानों के स्पर्श से ही फसल बढ़ करके तैयार होती है, फसल पक करके तैयार होती है। वो जो मेहनत करते हैं तभी जा करके हमें फसल दिखाई देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फसल मजदूरों के हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा के रूप में बताई जा सकती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न वही आपका भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आप लोगों को स्वयं इनका हल करना है। मैं एक बार लिख देता हूँ प्रश्न को, आप लोग ध्यान से सुनोगे। भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थिरकन की जगह धड़कन लिखा आ गया, ये थिरकन है बेटा, थिरकन। यस, हवा की थिरकन का। तो इसमें आपको बताना है भाव रूपांतरण है, क्या बताना है आपको, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो आप बहुत अच्छे से इसको समझा सकते हो कि जो सूरज की किरणें हैं जब पड़ती है तभी फसल पक करके तैयार होती है, जबकि हवा जब चलती है तो सारी फसल सिमट करके एक जगह इकट्ठी हो जाती है। तो इसको मैंने आपको समझा, जब पाठ पढ़ाया था उस समय बहुत अच्छे से समझाया था। तो आप उस वीडियो को पुनः समझिए, सुनिए, या फिर आप इस प्रश्न को अपने मन मस्तिष्क से हल कीजिए। इसके बाद हम बात करें तो हम लोगों के सभी प्रश्न लगभग कंप्लीट होते हैं। कवि के रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्नों के अंतर्गत वही प्रश्न हैं जिनको कि अभी हमने हल किया है कि कवि ने फसल को हज़ार हज़ार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा है, क्योंकि हज़ारों प्रकार की मिट्टियाँ उसमें प्रयोग में ली जाती है। आप लोगों ने देखा कि उसमें मिट्टियों के गुणधर्म नहीं होंगे तो फसल के लिए वो मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी तो फसल तैयार हो ही नहीं पाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने इस फसल और दंतुरित मुस्कान के पाठों के जो प्रश्नोत्तर थे उनको क्लियर कर लिया है। अब देखो बेटा,
आज से हमारी औपचारिक पढ़ाई का तो समय शायद यहाँ पर रुक जाएगा, लेकिन हमारी पढ़ाई रेगुलर आगे इसी तरीके से चलनी चाहिए। और मैं आगे आपसे बात करना चाहूँगा कि मैं अभी भी इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर कई ग्रामेटिकल वीडियोस सेंड करूँगा, अपलोड करूँगा। तो आप लोग चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका अगर मन कहे तो, मन को दबाव में नहीं लाना है। सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि मैं किसी भी प्रकार की वीडियो जब भी मेरी इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा तो उसका मैसेज आप तक आ जाएगा, और उस मैसेज के आने से आप उसको देख सकते हैं। अगर आपके कार्य का अर्थात आपके काम का टॉपिक है तो वह आप देख सकते हो, क्योंकि मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए व्याकरण के टॉपिक, 10वीं कक्षा के लिए, 12वीं कक्षा के लिए व्याकरण के टॉपिक इस पर जारी रखूँगा हमेशा। तो आप लोग चाहो तो जो नीचे आपके एक बेल आइकन बनी हुई है उस घंटी को आप दबाना, उसके बाद जो ऑप्शन आएंगे उसमें से आप टिक करना। जब आपका सब्सक्राइब हो जाएगा तो आपको मेरी वीडियोज़ ऑटोमेटिकली पहुंचती रहेगी। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो स्वतंत्र मन से अपने इस फैसले को ले, चाहे आप इसको करें या ना करें, लेकिन अपनी पढ़ाई को आप रेगुलर जारी रखें। जब हम स्कूल में मिले तो हमें लगे कि हमने जितना भी पढ़ा है उस पढ़ी हुई बातों से सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा अवश्य हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।